अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 सवाल डिस्कस करेंगे कि बेनामी जायदाद क्या होती है, बेनामीदार कौन होता है और बेनामी जायदाद साबित करने के लिए किन लवाज़मात का होना बहुत ज़रूरी है। और चौथा और सबसे अहम सवाल कि क्या बेनामी ट्रांज़ैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017 के आने के बाद बेनामी ट्रांज़ैक्शन हो सकती हैं या नहीं? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि बेनामी ट्रांज़ैक्शन होती क्या है। बेनामी ट्रांज़ैक्शन जो है ये ट्रस्ट एक्ट के तहत होती है और इसकी प्रैक्टिस बहुत पुरानी है, काफ़ी अरसे से चली आ रही है और इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं, पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी कि आप किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं और आप खुद उसके मालिक रहते हैं और जबकि डॉक्यूमेंट्स में नाम किसी और का होता है। बेनामी जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि उसका जिसने प्रॉपर्टी परचेज़ की है, उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी का मालिक होता है और जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी एग्ज़िस्ट करती है, वो बेनामीदार होता है। यानी कि वो बेनाम शख्स होता है, प्रॉपर्टी उसके नाम पर ज़रूर एग्ज़िस्ट करती है, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं कंसिडर होता। तो जिस शख्स के नाम पर वो प्रॉपर्टी एग्ज़िस्ट करती है, वो बेनामीदार होता है और ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी और के नाम पर एग्ज़िस्ट करती हो, पैसे किसी और ने पे किए हों, वो बेनामी प्रॉपर्टी होती है। ये तो हो गया कि बेनामी बेसिकली होता क्या है। अब हम आते हैं कि ये बेनामी जायदाद खरीदने की प्रैक्टिस क्यों थी और अब इसमें मनाही क्यों आ गई। ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट है, इसका क्या मकसद है? बेसिकली जब पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स पहले अपने एसेट्स वगैरह डिक्लेयर करते थे, तो पॉलिटिशियन ज़ाहिर बात है उन्होंने भी इलेक्शन लड़ के आगे आके बड़े अहम पब्लिक ऑफिशियल्स बनना होता है और पब्लिक ऑफिस होल्ड करने होते हैं। तो वहाँ पर करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो करते भी हैं हस्ब तौफीक। इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बड़ी अहम ऑफिशियल्स होते हैं और बड़ी अहम सीट्स उनके पास होती हैं और वहाँ पर भी करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनकी रिक्रूटमेंट करने से पहले वो उनके एसेट्स डिक्लेयर करवाते हैं कि आप बताएं कि आपके एसेट्स क्या हैं। तो उन एसेट्स में वो प्रॉपर्टीज़ जो उनके नाम पर एग्जिस्ट करती हैं वो सब शो कर देते हैं। लेकिन उसके बाद अपनी सीट पर आने के बाद वो प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करते हैं किसी और के नाम से, लेकिन मालिक वो खुद होते हैं। तो ऐसे जो होते हैं वो बेनामी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने वाले इन चीज़ों को रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, और ये जो वार ऑन टेरर के बाद बड़ी इस चीज़ का शोर होगा मच गया था कि ये पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं, इनका कौन सा सोर्स है। इस चीज़ को रोकने के लिए, हुंडी को रोकने के लिए, इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017 जो पास किया है। इसका मकसद ही बेसिकली ये है कि कोई भी शख्स पैसे का सोर्स बताए बगैर कोई प्रॉपर्टी ना खरीद सके और अगर कोई ख़रीदे किसी और के नाम से तो वो उसी के नाम पर रहेगी। और फिर ज़ाहिर है अब एफबीआर भी बड़ा एक्टिव हो गया है। अब वो एफबीआर भी उन शख्स का तमाम डाटा अपने पास रखता है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है और फिर वो उससे पूछते हैं कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए हैं। तो इसको लाने का मकसद बेसिकली ये था कि ब्लैक मनी को वाइट करने का तरीका रोका जाए, पॉलिटिशियंस को स्ट्रिक्ट किया जाए, उनको इस हद तक रोक लिया जाए कि वो कोई भी ब्लैक मनी वाइट ना कर सकें, करप्शन ना कर सकें। आपने अक्सर सुना होगा, ये रिसेंटली ख़बरों में भी आया था कि इमरान खान ने तमाम पॉलिटिशियंस को, अपने वज़रा को और जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं जिनकी बेनामी जायदाद हैं, उनको एक वार्निंग दी है कि अपनी वो तमाम तर एसेट्स डिक्लेयर करें, अदरवाइज़ उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। तो इस कानून का मकसद यही है। अब अगला चौथा सवाल है कि क्या बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, ये जो प्रोहिबिशन एक्ट है, इसके आने के बाद कोई बेनामी ट्रांजैक्शन हो सकती है या नहीं? जी बिल्कुल हो सकती है और लेकिन इसकी कुछ शराइत है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट है, ये क्या कहता है? इस एक्ट के तहत कोई भी शख्स किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकता है। जैसा कि अमूमी तौर पर ये पॉलिटिशियंस अपने नौकरों के नाम पर, अपने दोस्तों के नाम पर प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते थे कि ज़ाहिर है उनसे किसने पूछना है, पॉलिटिशियन को पूछेंगे तो उनके नाम पर तो कोई प्रॉपर्टी निकलेगी नहीं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आया है, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट आया है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती हैं और अगर कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन इस एक्ट के आने के बाद, ये ख़ास तौर पर याद रखें कि इस एक्ट के आने से पहले अगर कोई ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन है तो वो आप डिक्लेयर करवा लें और अपने नाम पर करवा लें। अगर उसका सूट फाइल कर सकते हैं, सूट फाइल करके अपने नाम पर डिक्लेयर करवा लें। अगर एमिकेबली को करता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप बाद में भी सूट फाइल कर सकते हैं अगर इस एक्ट के आने से पहले की कोई ट्रांजैक्शन थी। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद इस तरह की फ्रिवलस फिक्टिशियस किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती हैं और अगर आपको इस तरह की ट्रांजैक्शन करेंगे तो फिर उसका दोहरा जुर्माना है। दोहरा जुर्माना किस तरह से कि अगर जो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ कर ली है इस कानून के आने के बाद,
तो ये फेडरल जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके इल्म में ये बात आ जाती है, तो वो आपकी ना सिर्फ प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लेंगे, ज़ब्त कर लेंगे, बल्कि उस प्रॉपर्टी का जो 25% मार्केट का वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू है, उसका 25% आपको एज ए फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। तो ये इसकी सज़ा है कि अगर आप इस एक्ट के आने के बाद कोई इस तरह की फ्रिवलेसी ट्रांजैक्शन करते हैं। अदरवाइज़ आप बेनामी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, बिल्कुल उसके भी रास्ते कानून में ही मौजूद हैं, इसी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट में मौजूद हैं कि अगर आपने बेनामी ट्रांजैक्शन करनी है, कोई प्रॉपर्टी होल्ड करनी है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने अपने बेटे के नाम पर, अपनी बीवी के नाम पर, अपने भाई के नाम पर, बाप के नाम पर, जो आपके डिपेंडेंट हैं उनके नाम पर, या आपकी विरासत में अगर कोई है, कोई खूनी रिश्ता है, तो उसके नाम पर बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। लेकिन उसमें 2 शर्तें हैं। एक तो ये है कि आप उस प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर भी होने चाहिए। मसलन अगर आप 1 कनाल का प्लॉट परचेज़ करते हैं, तो उस 1 कनाल में से आधा जो हिस्सा है वो दूसरा जॉइंट ओनर जिसके नाम पर आप बेनामीदार जिसको बनाने जा रहे हैं, उसका हिस्सा होगा, और आधा आपके नाम पर वो एग्ज़िस्ट करने चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि उस पैसे की कोई ट्रेल मौजूद होनी चाहिए, उसका सोर्स मौजूद होना चाहिए कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए। तो फिर बेनामी ट्रांजैक्शन करने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह दूसरा रास्ता भी मौजूद है। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और एज ए डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं एज ए बेनामीदार, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी की है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप ट्रस्टी हैं और किसी ट्रस्ट के बिहाफ पर कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह एजेंट हैं किसी प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल ही को और रन कर रहा है, और उन तमाम पैसों की चूँकि ट्रेल मौजूद होती है, सब कुछ ये बिल्कुल वाइट मनी होता है, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन करने में भी बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, कानून मना नहीं करता है। अब आते हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शन को प्रूफ करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आपने इस कानून के आने से पहले कोई बेनामी ट्रांजैक्शन कर रखी है और उसको आप अदालत में प्रूफ करने जाते हैं, तो आपको वहाँ पर 4 चीज़ें जो हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो 4 चीज़ें, वो चारों इंग्रेडिएंट्स जो हैं, वो एक लीडिंग जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। वो जजमेंट है 1991 SCMR पेज 703। इस जजमेंट के तहत आपको ये 4 इंग्रेडिएंट्स प्रूव करने पड़ते हैं। सबसे पहला कि आपने ये बेनामी ट्रांजैक्शन की क्यों थी, आपका मोटिव क्या था। मोटिव क्या हो सकता है? अब मोटिव की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक शख्स बाहर है और वो बाहर से पैसा भिजवाता है कि आप मेरे नाम पर ये प्रॉपर्टी परचेज़ करें, चूँकि उस पैसे का सोर्स मौजूद होता है वहाँ से बाहर, यहाँ पर पाकिस्तान में जितना भी बाहर से पैसा आता है उसकी एक ट्रेल मौजूद होती है। तो वो उसके मोटिव ये था कि वो यहाँ पर खुद प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकता, हालांकि पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू भी वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकता है। इसी तरह एक मोटिव ये भी हो सकता है कि आपने अपने किसी बेटे के या भाई के या किसी जो आपका रिश्तेदार है उसके वीज़ा पेपर्स जिस तरह बनवाने होते हैं मोस्टली, तो उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं कि वो पेपर शो करने के लिए कि इसकी प्रॉपर्टी इतनी मालियत की यहाँ पर मौजूद है। मोस्टली वीज़ा पेपर्स जो हैं उनमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि इसका प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल प्रोवाइड की जाए, तो उसके नाम पर प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली जाती है ताकि कागज़ात में ये एज ए ऑनर शो होता हो। तो इस तरह की जो होती है, इसके पीछे मोटिव ये है कि उसके वीज़ा पेपर जो थे वो कंप्लीट करवाने थे। इसी तरह के जो मोटिव्स होते हैं, ये आपने मोटिव सबसे पहले साबित करने होते हैं। दूसरी बात आपने जो साबित करनी है कि आपने इस प्रॉपर्टी के पैसे पे किए थे, कंसिडरेशन अमाउंट आपने पे की थी। यकीनन आपके पास रसीदात भी होंगी, आपके पास वो पूरा सोर्स मौजूद होगा जिस तरीके से आपने पैसे पे किए थे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात पैसों का पे करना है। तीसरी जो बात है वो है कि पोजेशन किसके पास है। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी आपने साबित करना है कि पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास है। चौथा है कि प्रॉपर्टी के ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स किसके पास हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है कि आपने प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स अपने कब्ज़े में रखने हैं। अगर आप बेनामी जायदाद को अपने नाम डिक्लेयर करवाने जा रहे हैं कोर्ट में, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। आपने अपनी मनी ट्रेल पूरी देनी है कि आपकी कंसिडरेशन अमाउंट आपने कैसे पे की थी, और आपने मोटिव बताना है कि आपका मोटिव क्या था। तभी आप बेनामी प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम पर डिक्लेयर करवा सकेंगे कोर्ट के थ्रू। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता, मसलन मोस्टली होता है कि लोग प्रॉपर्टी के मामलात में, पैसे के मामलात में बेईमान हो जाते हैं, तो आप एमिकेबली अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो फिर कोर्ट से डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि ये शख्स एज ए बेनामीदार इस प्रॉपर्टी का होल्डर है और ओरिजिनल मालिक मैं हूँ, लिहाजा मुझे डिक्लेयर किया जाए और प्रॉपर्टी मेरे नाम पर रिवर्ट बैक की जाए ताकि मैं इस प्रॉपर्टी को अपनी यूटिलाइज़ कर सकूँ। इस लॉ के हवाले से एक जो मैं बात पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये इसका इफ़ेक्ट कब से है, ऑनवर्ड है, ये मैं बात खुद से नहीं कह रहा, ये इस्लामाबाद की एक जजमेंट है 2017 PLD पेज 375 इस्लामाबाद हाई कोर्ट।
इस जजमेंट के मुताबिक इस लॉ का जो इफ़ेक्ट है वो प्रॉस्पेक्टिव है, यानी कि इस कानून के पास होने के बाद से है। इस कानून के पास होने से पहले जो कोई बेनामी ट्रांजैक्शन है या कोई बेनामीदार है उस पर ये कानून लागू नहीं होता एज़ पर दिस जजमेंट। इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है बल्कि प्रॉस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है। तो इस कानून के पास होने के बाद इस कानून के पास होने से पहले की जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो भी डिक्लेयर करवाई जा सकती हैं, उनमें कोई ममानत नहीं है। लेकिन अगेन इसके बाद आप कोई ट्रांजैक्शन इस कानून में जो चीज़ें मौजूद हैं उसके अलावा नहीं कर सकते हैं। यानी अपने बाप भाई बेटे के नाम पर बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं, उसमें आपका शेयर मौजूद होना चाहिए और प्रॉपर्टी जिस पैसे से परचेज़ की जा रही है उस पैसे की पूरी डिटेल मौजूद होनी चाहिए। तो फिर आप बिल्कुल बेनामी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक दोस्त है और वो यही कह रहे थे कि बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के आने के बाद आप कोई बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन इन शराइत के तहत, अदरवाइज़ जैसे पहले होता था वैसे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है बेनामी ट्रांजैक्शन का आइडिया आपको हो गया होगा कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होती है और उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।